अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल-चाल है? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। सबसे पहले तो यार ग्लासेस लगा के आ गई हूँ। मेरी ऐसे में ना आईज़ में कोई मसला हुआ है और मुझे लग रहा है कि ग्लासेस लगा के ना सामने से लाइट पड़ रही है तो ये ठीक से नहीं होगा। सो ग्लासेस उतार देते हैं। अच्छा, मेरी आँखों का ना यार थोड़ा-सा इन्फेक्शन का मसला बना हुआ था जिसकी वज़ह से मैं काफ़ी दिनों से लेंसेज़ भी नहीं लगा रही थी और मैं यही अपने जो आई साइट के ग्लासेस है ना यही लगा के जाती रही हूँ। वीडियो है वो है ब्राइड्स टू बी के लिए। इसमें कुछ टिप्स होंगे, इसमें कुछ एडवाइसेज़ होंगी और काफ़ी सारे कुछ आप समझ लें कि मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ एडवाइसेज़ आप लोगों को दूँगी। अगर आप लोगों की अभी आगे 1-2 माह के अंदर शादी है, तो कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको करनी चाहिए और कौन-सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है? सो वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। अपनी स्पेशल डेज के लिए क्या करती हैं, फलाना जो ट्रीटमेंट है ना मैं अपनी शादी के नजदीक करवाऊंगी, फलाना ट्रीटमेंट मैं अपनी शादी के नजदीक करवाऊंगी। आपने नहीं करवाना कोई फेशियल। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम लोग शादी के करीब करवाएंगे, देखेंगे उससे बहुत अच्छा निखार आएगा, आप लोग तजर्बे नहीं करो, ठीक है। अगर आपको कुछ नई चीज एक्सपेरिमेंट करनी भी है ना तो आप लोग उसको शादी से 3 से 4 महीने पहले एक्सपीरियंस कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि उसका किस तरह का रिजल्ट मिलता है। अक्सर लोगों की स्किन इतनी कोई सेंसिटिव होती है, शादी से 3-4 दिन पहले वो जाते हैं, जाके डिफरेंट चीज़ करवा के आते हैं और शादी वाले दिन उनकी स्किन सत्यानाश उनकी स्किन का हुआ होता है। सो कोई भी फेशियल अगर आप रूटीन में करवा रहे हो तो वही करवाते रहो, ठीक है? लेकिन अगर कोई नई चीज़ ट्राई करने के चक्कर में हो तो फिर मैं वो आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप कोई नई फेशियल या नया कोई स्किन ट्रीटमेंट जो है वो आप लोग अपनी शादी के कुछ दिनों पहले आप। नंबर 2 है वैक्सिंग। अब वैक्सिंग का क्या है, फेशियल हेयर के लिए अक्सर लड़कियाँ क्या करती हैं, पूरा साल जो है ना वो पूरी ज़िंदगी अपनी वो वैक्सिंग नहीं करवाती। मैं आपको अपना बताऊँ, मेरे फेस के ऊपर जो बाल थे मैंने शादी से पहले कभी ब्लीच नहीं किए थे, कभी थ्रेड नहीं करवाए थे, कभी वैक्स नहीं किया था, कभी लेज़र नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था और मैंने कहा था मैं अपनी शादी के करीब करवाऊँगी बस। इस तरह काफ़ी सारी और लड़कियाँ भी होंगी डेफिनिटली जो ये चीज़ सोचती होंगी। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं तब करवाने गई थी तब मुझे ये फ़ील हुआ था कि यार मैंने कितना बड़ा ब्लंडर मारा है, अगर मेरी स्किन खराब हो गई तो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है स्किन मेरी खराब नहीं हुई। लेकिन मैंने उस चीज़ से सीखा, मैं अभी इसलिए आप लोगों को गाइड कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने अपना कोई इस तरह से फेशियल हेयर को रिमूव करने का सोचा हुआ है और स्पेशली वैक्स के थ्रू, तो आप लोग पहले 1 दफ़ा या 2 दफ़ा करवा के देख लो कि आपको कोई रिएक्शन तो नहीं होता और किस वैक्स से करवा रहे हो, ये याद रखना। क्योंकि कुछ अक्सर ऐसे होती हैं, कुछ वैक्सेस भी आपको रिएक्शन करवा जाती हैं। तो आप अगर पहले करवाते हो 2 महीने 3 महीने पहले आप करवा के एक दफ़ा देख लो। अगर रिज़ल्ट अच्छा मिलता है तो आपने वो याद रखना है कि जी यही वैक्स करनी है और इसी पाउडर से करवानी है, इसी बंदे से करवानी है। क्योंकि अक्सर बंदों के जो वैक्स कर रहे होते हैं ना उनके हाथ में भी बड़ा फ़र्क होता है। कुछ ऐसे ज़ालिमों की तरह करते हैं, उनको टेक्नीक नहीं आती है और आपकी स्किन सत्यानाश हो जाती है। मैंने अक्सर लड़कियों का सुना है कि जी उन्होंने शादी से 2 दिन पहले वैक्स करवाया और शादी के अगले दिन जो है ना उनकी वो स्किन ऊपर से बिल्कुल पील हो गई थी। सही है। उसमें वैक्स हो सकता है उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की यूज की हो या पुलिंग जो होती है टेक्निक वो उन्होंने ठीक से ना लगाई। देयर कुड बी सो मेनी रीजंस। आपने कोई भी रीजन नहीं बनने देनी। आपने अगर वैक्सिंग करवानी है, सबसे सेफेस्ट जो है वो ये है कि आप लोग लेजर करवाएं। ठीक है, लेजर भी करवाना है तो महीना 1.5 महीना पहले से ही आप लोग शुरू करवा दो। बट अगर आप लोग लेजर नहीं करवा सकते हो, आप लोग थ्रेडिंग करवा लो, क्योंकि थ्रेडिंग में फिर भी कम चांसेस होते हैं। लेकिन जो वैक्सिंग होती है ना उसमें बड़ी टेक्निक होती है। अगर आपका कोई पार्लर वाला अच्छा बंदा जानने वाला है जो कि आपको लगता है कि बहुत तमीज से करेगा, तो फिर आप लोग अगर रिस्क लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हो। वैक्सिंग का आप लोगों ने सोचा हुआ है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि शादी से 1 दफा पहले करवा के देख लो, आपको पता चल। नंबर 3 है डाइटिंग। ठीक है, अक्सर लड़कियां यार इतनी स्वेयर किस्म की डाइटिंग करती हैं, इतना वो अपना वेट लूज कर लेती हैं, लेकिन वो वेट जो लूज कर तो लेती हैं उनकी हेल्थ इफेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब ऐसी जो एकदम से ड्रास्टिक चेंज आता है उससे क्या होता है कि आपका हो सकता है कि बेबी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि काफी सारे अब डेफिनेटली हर बंदे की फैमिली का डिफरेंट सेटअप होता है। कुछ लोगों को जाते ही होता है कि हम लोग जो है वो बेबी कर लें, और कुछ लोगों की फैमिली इतनी फिर होती है कि जाते ही अभी 1 महीना नहीं गुजरा होता, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, गुड न्यूज नहीं है, गुड न्यूज नहीं है, इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। अगर तो आपका इस तरह का कोई सेटअप है तो आप लोग बैलेंस्ड डाइट रखो। और अगर सेटअप नहीं भी है, अगर बेबी करना है नहीं करना, रिगार्डलेस ऑफ बेबी, मैं आपको ये कह रही हूँ कि बैलेंस्ड डाइट रखें। आपने लिमिटेड पोर्शन में खाना खाना है, हेल्दी चीजों को लेके आए, फ्रूट्स को अपनी लाइफ के अंदर ऐड करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, फिर नट्स जो होते हैं वो खाएं, फिर इसके अलावा बैलेंस डाइट में सब कुछ खाओ। ठीक है, थोड़ा सा बस करके जो आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा वेट हुआ है तो फिर उस हिसाब से आप शुगर कट कर दो। उस हिसाब से आप लोग ऐसा कर सकते हो कि कार्ब्स कम से कम कर लो। ठीक है, बातें करनी बहुत आसान है बट करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप लोग बजाय इससे कि फुल ऑन डाइटिंग करो,
आपको पता है इस तरह की जो स्पेयर किस्म की डाइटिंग होती है, बाद में क्या होता है वो आप फिर उसको कैरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब शादी होती है, शादी के बाद हर फैमिली में आपकी दावतें होती हैं, आप लोग ने दावतों पे जाना ही जाना है, और आप लोग इस तरह से डाइटिंग करके उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते हो। फिर एकदम से आपका वेट जैसे कम होता है ना, तो एकदम से आप उसको गेन भी करते हो। ऐसे जो है वो वेट अपना लूज करो और हेल्दी तरीके से लूज करो, जो कि बाद में कल को किसी किस्म का मसला ना बने। अगर आपने बेबी करना है तो भी, अगर नहीं करना तो भी इस चीज का कोई नहीं है। आप लोग बस बैलेंस डाइट रखो और हेल्दी खाएं, ये सबसे बड़ा टिप है। अक्सर लड़कियां शादी से पहले खाना भी नहीं छोड़ देती। नंबर 4 टिप जो है ना, वो ऐसे समझ लो कि अभी ये वाली जो टिप्स आ रही है ना, ये बहन टू बहन वाली टिप्स आ रही है। नंबर 4 में ये मैंने अपनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपनी सिस्टर को भी मैंने टिप दी थी, बट आई डोंट नो वो इस पे फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही। टिप नंबर 4 है कि आप लोग अपना एक सेपरेट सेविंग वाला अकाउंट मस्ट बनाओ। ठीक है, देखो आपको नहीं पता आप किस फैमिली में जा रहे हो, वहां पे किस तरह के हालात हैं, किस तरह के नहीं, अगला बंदा किस तरह से है, किस तरह से नहीं, आप नहीं जानते। और अगर जानते भी हो, शादी के बाद वो बंदा चेंज हो जाए या क्या हो, कुछ पता नहीं होता। ठीक है, आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए कि कल को अगर आप शादी करके वहां पे जाते हो, आपका कुछ लेने का बहुत दिल कर रहा होता है ना, हो जाता है समटाइम्स, आपका बहुत दिल कर रहा होता है, या कहीं पे आपका खर्च करने का दिल कर रहा होता है, आपके पास पैसे नहीं होते हैं, तो एटलीस्ट आपके पास इतने पैसे बैक एंड पे हों कि आप लोग अगर इस तरह का कोई टाइम आए तो उसमें आप वहां से पैसे विड्रॉ करके लगा सको। मैं फजूल खर्चियों की बात नहीं करी, मेरी जरूरत के टाइम पे अगर पैसे चाहिए हो तो उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। सो एक, मेरा ख्याल है हर लड़की का एक ऐसा अकाउंट होना चाहिए जिसका उसके अलावा किसी को पता ना हो। आप अपने हस्बैंड के साथ अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो अलग से है, लेकिन आपका एक पर्सनल अकाउंट होना चाहिए जिसमें, वो कहते हैं ना, आपका जीना मरना जीना मरना तो है, बहुत लंबी बात हो जाती है, लेकिन ये है कि उसमें आपके थोड़े बहुत इस तरह के पैसे होंगे जो सिर्फ आपकी जात को पता हो। ठीक है, सो ये आप अपने पल्ले से बांध लें कि आप नई फैमिली में जा रहे हो, आपको नहीं पता आपका वहां पे सेटअप किस तरह से है, क्या चीज है सारी। सो आपको ये जो चीज अपने माइंड में उठानी है कि भी एक सेपरेट अकाउंट ओपन करवाना है, उसमें बेशक थोड़े से पैसे हो, उसमें डालते रहो, जमा करते रहो, जमा करते रहो। ठीक है, नंबर 5 जो टिप है ना, वो है बहुत ज्यादा हैवी और फैंसी कपड़े बनाना। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको चीज सिखा रही हूँ, मैं जो गलतियां खुद करके आई हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप स्पेशली वर्किंग लेडी हैं तो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट ना करें हैवी ड्रेसेस के ऊपर, जैसे क्योंकि अक्सर फैमिलीज में होता है, बल्कि मेरा ख्याल है सभी फैमिलीज में होता है कि जब नई नवेली दुल्हन होती है तो उसको कहा जाता है कि जी फैंसी कपड़े पहन के जाए, दावतों पे जाना तो बहुत फैंसी कपड़े, बहुत हैवी कपड़े पहन के जाए। और लड़कियां भी शौक शौक में फैंसी फैंसी कपड़े ले लेती हैं कि हाँ शादी के बाद नई नवेली दुल्हन होंगे हम ऐसे ऐसे करके जाएंगे। सो चीजें होती है सेट में। अगर आप जॉब करने वाली हो ना, तो आपके वो सारे के सारे कपड़े जाया जाएंगे। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो फिर भी आप लोग वो पहन सकते हो डेली में। अब मैं अपनी आपको चीज बताऊं, मैं जॉब करती थी, ठीक है, जब मेरी शादी हुई 15 छुट्टियां मुझे मिली, और इन 15 दिनों के अंदर 3 दिन तो मेरे वैसे ही शादी के गुजर गए। ठीक है, उसके बाद 3 दिन वही कपड़े जो होते हैं कैजुअल हो गए, शाम के टाइम पे, या जो लहंगा वगैरह होता है वो पहन लिया। उसके बाद क्या हुआ जनाब, जो फैंसी कपड़े थे मैंने वो आहिस्ता आहिस्ता करके पहनना शुरू किए। मैंने अपनी तरफ से भी शौक शौक में बहुत ज्यादा बनाए थे, मेरे इन लॉज वालों ने भी शौक शौक में डेफिनेटली बहुत ज्यादा बनाए थे, तो वो कुल मिला के ढेर सारे कपड़े हो गए। और यकीन करें, अभी भी मेरे काफी सारे कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं जो कि मैंने अपनी शादी के बाद भी मैं नहीं पहन सकी हूँ। लोग अक्सर कहते हैं ना कि खैर ले लेते हैं, बाद में शादियों के बाद अक्सर फैमिली में शादी आ जाती है, वहां पे पहन लेंगे, वहां पे काम आ जाएंगे। वो काम नहीं आते हैं, क्योंकि साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद फैशन चेंज हो जाता है, फिर आपका वो कपड़े पहनने को दिल नहीं करता। सही है, सो सबसे बेस्ट ये है, मैंने अपनी सिस्टर को भी ये कहा था और वो इतनी सैनी निकली। अगर फॉर एग्जाम्पल उसको कहा था ना कि 5 जोड़े बनाना फैंसी, उसने 3 बनाए थे या 2 बनाए थे। मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है, और शी इज हैप्पी नाउ कि मेरे कोई जो पैसे हैं वो वेस्ट नहीं हुए जाए इसके कि आप लोग बहुत फैंसी कपड़े, फैंसी में मुराद ये होता है कि जो इस सितारों मोतियों और इस तरह से कपड़े जो सिर्फ शादियों में पहने जाते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। जो लग्जरी क्लोथ्स होते हैं ना, जैसे लग्जरी लॉन हो गई, या फिर इस तरह से करंडी के कपड़े आ गए, इस तरह से जो कि कैजुअल से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आपकी जैसे शादी होने वाली है ना, तो आप लोग ऐसे एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े ले सकते हो, ब्राइट कलर ले सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छे लगेंगे, मतलब नजर आ रहा है कि यार ब्राइट सा कपड़ा है और ऊपर काम भी हुआ हुआ है, काम सितारों मोतियों वाला नहीं जो ब्राइडल ड्रेसेस के ऊपर होता है, दूसरा काम कढ़ाई वाला है या कुछ है इस तरह से, तो वो एक अलग से आपकी अपीयरेंस नजर आ जाती है। फिर आपने ज्वेलरी भी पहनी हुई होती है, दुल्हनों वाले कपड़े, उस तरह के पैसे उन पे ज़ाया ना करें, बाद में फिर आप लोग के यूज़ नहीं होते, फिर वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। मैंने बाय द वे एक पेज बनाया, वहाँ पे मैंने अपने काफ़ी सारे कपड़े जो है ना वो मैंने सेल किए, इसीलिए
कि मेरी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी शादी के बाद से जो मैंने कभी यूज़ ही नहीं की थी। उसमें से काफ़ी सारे कपड़े मेरे सेल भी हो गए, लेकिन अभी भी कुछ पड़े हुए हैं कि जो मैं समझ लें कौड़ियों के दाम जो है ना वो सेल कर रही हूँ, बट अभी भी डेफिनेटली वो कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं। सो आप लोग भी सोच समझ के चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करें, बजाय इसके कि आप इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करो, वो पैसे बचा के, ठीक है, अपने पास रखो, अपने पास रखो। उसके बाद जब जो भी सीजन आएगा नेक्स्ट, तो 3 4 5 कपड़े जो है आपके हस्बैंड बना देंगे, बाकी कुछ जोड़े अगर आपको मजीद पसंद आते हैं आप उसमें से ले सकते हैं। टिप है वो ये है कि जनाब आप अपना मेकअप बैग जब बनाते हो उसमें हर एक बेसिक चीजें जरूर लेके जाओ। अपना आप टूथब्रश लेके जाओ, क्योंकि मोस्टली तो अगली जो फैमिली होती है उन्होंने बनाई हुई होती है चीजें, लेकिन आपको नहीं पता होता कि क्या क्या चीजें इसमें है। बेसिक चीजें लेके जाएं, एक अपना टूथब्रश लेके जाए, मेरी फैमिली ने बनाया हुआ था, टूथब्रश भी था, टूथपेस्ट भी था, सब कुछ था, सिर्फ एक चीज नहीं थी, वो थी मेकअप रिमूवर। ठीक है, मैंने अपनी शादी का जितना भी मेकअप का सामान था वो सारा खुद ही परचेज किया था, और मैंने मेकअप रिमूवर ही यूज वो बाय करके नहीं दिया था, उसमें नहीं रखा था। और यहाँ से भी मैं नहीं लेके गई थी, जब रात का टाइम हुआ मैं को यार मैं मेकअप कैसे उतारूं, ठीक है। सो उस टाइम पे मेकअप रिमूवर और मुझे कॉटन चाहिए था। मेकअप रिमूवर था, यस मेकअप रिमूवर था, लेकिन कॉटन नहीं थी ठीक है, माइसेलर वाटर था, कॉटन नहीं थी। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपनी वो सिस्टर इन लॉ को मैसेज किया कि मुझे कॉटन चाहिए, और मैं इतनी एम्बेरस हो रही थी, इतनी एम्बेरस हो रही थी मैं आपको बता नहीं सकती उस टाइम पे। तो ये कुछ चीजें हैं इस तरह की कि जो आपको साथ अपने लेके जानी है। कॉटन पैड्स जो होते हैं मिलते हैं, वो अपने पास लाजमी रखें। मॉइस्चराइजर अपने पास लाजमी रखो, अगर आपके पास कुछ भी ना हो, मुंह हाथ धो, मुंह हाथ धोने के बाद मॉइस्चराइजर तो एटलीस्ट हो रहा है कि आपकी स्किन जो है वो ब्रीथ तो करे, ठीक है। सो ये कॉटन पैड लाजमी लेके जाना, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि बाकी चीजें आप कर लेते हो तो ये चीज भूल जाती है, लेकिन अगर आप क्लेंजिंग ऑयल वगैरह यूज कर रहे हो या इस तरह की चीजें यूज कर रहे हो फिर तो चलो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। टूथब्रश लाजमी लेके जाना अपना, ठीक है। इसके अलावा जिससे पाँव साफ करते हैं लाजमी लेके जाना, वो अक्सर लोगों के माइंड से चीजें जो हैं वो निकल जाती हैं, वो लाजमी लेके जाइएगा। नेल कटर लाजमी लेके जाइएगा अपनी वैनिटी के अंदर, वो लाजमी रखें अपनी चीजों के अंदर। फिर इसके अलावा परफ्यूम, वो तो मेरा ख्याल है हर एक की ड्रेसिंग पे वो इन लॉज वाले भी जो है ना वो भी कर ही देते हैं, लेकिन नहीं पता होता, माइंड से स्किप हो सकती है चीज। परफ्यूम का बेशक मिनी साइज हो, बेशक डिओड्रेंट हो, कुछ भी इस तरह की चीज हो, वो मस्ट अपने पास रखो ही रखो, ठीक है। इसके अलावा बबल गम, बबल गम इतनी जरूरी है, इतनी जरूरी है कि जो मैं कहती हूँ आपने क्लच पकड़ा हुआ था ना शादी वाले दिन, जिसमें आप लोग अपने वो पैसे डाल रहे होते हो, सलामी डाल रहे होते हो, यार उसके अंदर बबल गम मस्ट रखो। गम हो गई, कोई टॉफी होगी, कोई इस तरह से चीज होगी, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि जो दुल्हनें होती हैं वो ज्यादा देर तक बोलती नहीं है, मुंह बंद करके बैठी रहती हैं। आजकल की दुल्हनें तो बहुत तेज बोलती है ना, बोलती रहती हैं, बट अक्सर जो होती हैं दुल्हनें नहीं बोलती, चुप रहती हैं। तो वो जब बोलती हैं उनसे कोई जब गले जाके मिलता है उनके मुंह से बहुत स्मेल आती है। सो पहले तो बात ये कि अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, लेकिन अगर फिर भी कोई इस तरह का इशू है तो एटलीस्ट अपने पास इलायची रख लो अपने अंदर, आप बबल रख सकते हो, आप कोई टॉफी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। फिर इस तरह से हल्का सा रखो कोई अपने मुंह के अंदर, ताकि इस तरह की जो ब्रीदिंग इशू है वो आपको उस टाइम पे फेस ना करना पड़े कि कोई बंदा आपसे मिलने आया, आप उससे बात करो और थोड़ा सा अनप्लेजेंट सा वो हो जाती है सिचुएशन। नंबर 6 है यूटीआई, ठीक है। अक्सर लड़कियों को इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, पूरा हाइजीन की वजह से हो जाए या किसी भी वजह से हो जाए। आपको अगर लगता है कि डिस्चार्ज आ रहा है किसी किस्म का, या आपको लगता है कि इचिंग हो रही है, बहुत ज्यादा अनईजी सा फील कर रहे हो या इस तरह से फील कर रहे हो, आपके कपड़े जो हैं वो खराब हो जाते हैं, स्मेल आना शुरू हो जाती है आपको खुद से। सो इससे बेस्ट ये है कि आप बजाय किसी से छुपाएं या बोले कि नॉर्मल है, हो जाएगा, ठीक देखी जाएगी, ऐसा वैसा कुछ, आप लोग किसी गायनी के पास जाओ, उसको जाके बताओ अपना इशू, और शादी से पहले इसको एज सुन एज पॉसिबल जो है इस इशू को अपने रिजॉल्व करवाओ, क्योंकि अक्सर लोगों की जो प्रेगनेंसी होती है वो इस इन्फेक्शन की वजह से वो हो नहीं पा रही होती है। सो ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अक्सर लड़कियों को ना ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो आपको एक्सपीरियंस करने से आती है, जैसे ये कपड़ों वाली बात मैंने आपको बताई। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनकी पेरेंट्स नहीं होते, उनकी बड़ी सिस्टर्स नहीं होती, उनकी मदर्स नहीं होती, उनको बताने वाला कोई नहीं होता। तो मेरा ख्याल है इस तरह की कुछ चीजें होती हैं जो कि मुझे ना आज बैठे बैठाए पता नहीं क्यों फील हो रहा था कि यार ये मुझे अपनी ऑडियंस के साथ चीजें शेयर करनी चाहिए। मजीद भी अगर कोई मेरे माइंड में कोई चीजें आएंगी या अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इंशाल्लाह उस पर वीडियो बनाऊंगी। और यस दैट्स इट फॉर टुडे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।